Hello, dear students. Welcome to the second lecture of our lecture series, जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में चालू किया था नया चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। कुछ बुक्स में उसी का नाम यूनिट्स एंड डायमेंशंस होता है। एक बहुत जल्दी शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में चालू किया था, चैप्टर था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर में एक्चुअल है क्या, जरूरत क्यों पड़ी मेजरमेंट्स की, जरूरत क्यों पड़ी क्वांटिटीज को यूनिट्स देने की, है ना। उसी क्रम में हमने देखा कि हमें पूरे 11th 12th नीट जेडबलई सीटी इन सब के प्रिपरेशन में फिजिक्स में पढ़ना है क्वांटिटीज के बारे में। और हमने क्वांटिटीज को देखा कि जो ओवरऑल जितने भी क्वांटिटीज हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जो क्वांटिटीज हैं वो क्लासिफाई की गई है दो पार्ट्स में, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज है, और दूसरे वाले नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल्स के साथ हमने समझा था जो कि नॉन मेजरेबल है। उसके बाद हम आगे गए और हमने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगी, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। और ऐसे हमारे पास जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं उनमें से सिर्फ 7 क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सिर्फ। और साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज का जो दूसरा टाइप है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो दो या फिर दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, है ना। तो क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया था और ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। हमने आपसे ये कहा है कि हम जो लेक्चर सीरीज ये बना रहे हैं, ये पूरा लेक्चर सीरीज बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा। मतलब ये लेक्चर्स सीईटी के बच्चों के लिए, महाराष्ट्र सीईटी के बच्चों के लिए, इवन स्टेट वाइज अगर सीईटी होगी तो उसके लिए भी आपको काम में आएगा। सिमिलरली नीट के बच्चों के लिए, जेडबलई मेंस, और लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हम जेडबलई एडवांस तक जाएंगे। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। हमारा चैप्टर था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसके अंदर अब हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे कि ये यूनिट्स क्या होते हैं, है ना। जैसे हमने बोला कि भाई पिछले लेक्चर में हमने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, तो ये जो क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्रेस भी तो किया जाएगा। क्वांटिटीज नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। हम नेचर एंड इट्स लॉस के बारे में फिजिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमने देखा कि ये जो नेचुरल फेनामिना अकर हो रहा है, इनको हमें ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंटेशन करना है, और उसके बाद उन्हें मेजर भी करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ये यूनिट्स है क्या, है ना। छोटी क्लासेस में हमने बहुत बार देखा होगा कि द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। हमारे टीचर ने हमें बहुत पढ़ाया है। ऐसे ही हमें बताया गया है कि जो फोर्स नाम की क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट है न्यूटन, डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से।
तो ये जो क्वांटिटीज के साथ में कहीं पर एक्सप्रेस किया जाता है, एक नंबर के साथ में कुछ एक्सप्रेस किया जाएगा, इसी को तो यूनिट बोला जा रहा है, राइट। सो लेट अस डिस्कस सम मोर थिंग्स अबाउट यूनिट्स। बातों को समझते चलोगे। देखो, जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल है। मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। और एग्जांपल्स भी हमने देख रखे थे कि जितने क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, वही मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। और फिजिकल क्वांटिटी अगर हम कहीं पर मेजर कर रहे हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। हाँ भाई, तो हम यहाँ आए थे कि भाई फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसे हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए होगा हमें मैग्नीट्यूड, एक नंबर, और साथ में उसके लगाना होगा यूनिट। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा रखा है कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी और स्पीड ऑफ ए कार इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये जो स्पीड है ये तो क्वांटिटी है, ये जो 5 है यही तो मैग्नीट्यूड है, और ये जो इसके साथ में लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, यही तो स्पीड को, ये जो स्पीड नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एक्सप्रेस करने का ऐसा यूनिट है, इसी को तो हम यूनिट बोल रहे हैं। ये यूनिट किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है। एग्जांपल्स में और देखेंगे कि भाई ये यूनिट एक्चुअल में है क्या। जैसे कि मान लो हमने बोला कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो अब इस डिस्टेंस को हमने एक्सप्रेस किया कैसे, द डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। इसका मतलब समझो, ये जो डिस्टेंस है ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्टेंस के साथ में लिखा है 25 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 25 बार। ये जो 1 किलोमीटर है वो मैग्नीफाई किया गया है 25 टाइम्स। अब किसी ने कहीं पर 1 किलोमीटर स्टैंडर्ड बना रखा है, जैसे 1 किलोमीटर एक पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट तक बी तक की दूरी होगी, है ना, एक लंबी दूरी, वो फिक्स है। 1 किलोमीटर सभी के लिए स्टैंडर्डाइज कर रखा है। भाई हमारे देश में 1 किलोमीटर, किसी और देश में 1 किलोमीटर की लंबाई सेम होगी, तो वो एक स्टैंडर्ड है। मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए कि ये इतना डिस्टेंस ये 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर अगर है और मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं डिस्टेंस इक्वल टू 25 किलोमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस 25 बार। अगर ये इतना 1 किलोमीटर है तो इतना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा करके 25 बार, 25 टाइम्स ये डिस्टेंस है। और इस सब ने जो हमने एक्सप्रेस किया है डिस्टेंस इक्वल टू 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये तो यूनिट हो गया। किलोमीटर कितनी बार, 25 बार, 25 टाइम्स, ये 25 ही मैग्नीट्यूड है, और जो किलोमीटर है इसी को तो बोल रहे हैं हम यूनिट। अब सोच के देखो, ये जो डिस्टेंस नाम की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। एक्चुअल में डिस्टेंस एक नाम है, लेकिन क्वांटिटी तो ये लेंथ है। ये लेंथ नाम की क्वांटिटी जो जिसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड 25 है, ये 25, और ये साथ में जो लिखा है ये किलोमीटर है, इसी को यूनिट बोल दिया। और इसको मैं कभी ऐसा नहीं लिख सकता कि द डिस्टेंस इज 25 लीटर्स, है ना। ये लिखना इलॉजिकल होगा, क्योंकि सभी को पता है कि जो डिस्टेंस है वो लीटर में नहीं, तो इट शुड बी इन किलोमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर माइल्स, है ना। डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो हमें पढ़ाया गया है, जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है। डिस्टेंस को अगर मैं लीटर लिख दूं
डिस्टेंस को अगर मैं मान लो कि कोई और यूनिट ले दो, न्यूटन लिख दूं, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन सम स्पेसिफिक यूनिट्स, और उन्हीं में का एक यूनिट है किलोमीटर। तो ये स्टैंडर्डाइज है। इसका मतलब हम अब यूनिट को बोल सकते हैं कि यूनिट इज स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड है विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, क्यों से लिखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक स्टैंडर्ड की, और ये स्टैंडर्ड ही यूनिट कहलाया। ये वो स्टैंडर्ड है जो सभी को एक्सेप्टेबल रहेगा, जो हर जगह पे डिस्टेंस किलोमीटर में ही मेजर हो, ये बात सभी के लिए एक्सेप्टेबल है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, ये स्टैंडर्ड ही यूनिट है। क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड है दैट इज यूनिट, ये बात याद होना चाहिए। हमने पहले फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए गए। एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड, एंड द स्टैंडर्ड इज यूनिट इटसेल्फ। बहुत छोटी सी बात है। चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने डिफाइन किया कि मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। किसी भी क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन हो रहा है किसी स्टैंडर्ड के साथ में, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, और उसी को बोला जाएगा यूनिट। दैट इज कॉल्ड यूनिट। द यूनिट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। हमने पढ़ रखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 है, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उन्हीं को तो हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। और अगर आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोल रहे हैं, वो अगर हमें पता है तो बाकी के जितने क्वांटिटीज हैं वो तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होते हैं वो तो फंडामेंटल पर ही डिपेंड कर रहे हैं। मतलब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट निकाल सकते हैं अगर मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट पता है। और पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट, जबकि अलग अलग यूनिट्स होते हैं, हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट्स हमने पिछले लेक्चर में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनके बारे में बात की थी। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। The units of all other physical quantities are called derived units. Fundamental quantities के units fundamental units, derived quantities वो हैं जो fundamental पर डिपेंड करेंगे, तो derived quantities के unit derived units। fundamental के units अगर तुम्हें पता है तो derived units निकाला जा सकता है। जबकि इन units की ये स्टैंडर्डाइज किया गया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी। पहले सोच के देखो, जब हम तुम सब आदि मानव थे, जब मेजरमेंट का इतना मतलब मेजरमेंट इतना स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था, तो कुछ ऐसे यूनिट्स यूज किए जाते थे जो एक्चुअल में स्टैंडर्डाइज नहीं था। उनमें से कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि भाई पाम, एक हाथ एक पाम है ना, कैसे मेजर करूंगा? मान लो मैं इस बोर्ड की लेंथ को मेजर कर रहा हूं, 1 पाम, 2 पाम, 3 पाम, 4 पाम, 5 पाम, 6 पाम। मैंने बोला ये जो लेंथ ऑफ द बोर्ड है ये 6 पाम्स है। अब अगर सोच लो कि कोई एक 5 साल का बच्चा है और उसे मैं बोल दूं देख भाई कितना है ये 6 पाम्स, अब वो छोटा बच्चा मेजर करना चालू कर देगा, 1 पाम, 2 पाम, 3 पाम, 4 पाम, उसके हिसाब से तो ये 10 पाम्स हो जाएगा। ना मैं गलत हूं ना वो गलत है, ना हमारा तरीका गलत है। हम दोनों ने पाम से ही मेजर किया, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड है पाम वो ही गलत है। तो पहले के कुछ तौर तरीके थे जो कि एक्चुअल में गलत थे, जैसे कि लेंथ वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए हैंड, 1 हैंड 2 हैंड, बट हैंड्स की साइज अगर अलग अलग हुई तो भाई सेम थिंग के लेंथ अलग अलग हो जाएगी। ऐसे ही यूनिट को, लेंथ को मेजर करने का और एक तरीका था,
है ना, लोग चल के मेजर करते थे। उसमें से एक यूनिट था लीग, ये वाला लीग, जहां पर एक घंटे में अगर कोई एक इंसान चलता है तो जितना एक घंटे में चलेगा उतने डिस्टेंस को वन लीग बोला जाएगा। वन लीग क्या था? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय अ वॉकिंग मैन विल बी टर्म्ड एज वन लीग। लेकिन अब ये डिस्टेंस पैरों के साइज पे डिपेंड करेगा ना। जिसके पैर छोटे छोटे हैं वो एक घंटे में कम दूरी तय करेगा, जिसके पैर बड़े बड़े हैं भाई उसके तो क्या ही कहना, कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब इसका वन लीग अलग होगा, इस बंदे का वन लीग अलग होगा। तो ये एक्चुअल में एक एक यूनिट ही गलत है ना। तरीका गलत नहीं है मेजर करने का, पर यूनिट गलत है। इसके लिए वही वन लीग अलग है, इस इंसान के लिए वही वन लीग अलग है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए पहले, इसीलिए लोग स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ गए। भाई एक स्टैंडर्ड तैयार कर दो और उसी स्टैंडर्ड्स को नाम दे दिया गया यूनिट्स। सो द यूनिट शुड हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो यूनिट्स बनाए गए हैं, इन यूनिट्स के कुछ स्टैंडर्डाइज्ड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास वजन करने का जो हमारे पास वो वजन काटा होता है, हमारे पास छोटे छोटे देखो वो 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो के हमारे दुकानदारों के पास इतना बड़ा एक वेट मेजर होता है ना। तो ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वो 200 ग्राम के भी हो सकते हैं और 1 किलो के भी हो सकते हैं, इवन 50 किलो का भी हो सकता है, 1 टन का भी हो सकता है, 1 क्विंटल का भी हो सकता है। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा नहीं कि भाई वो एक ही साइज का बना के रख दिया गया हो। और ये बनाना जरूरी था अलग अलग साइजेस के। क्यों? क्योंकि भाई हमें मेजर छोटी से छोटी चीज भी करना है जैसे सोनार, और हमें मेजर बड़े से बड़ी चीज भी करना है, टन्स, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनका वजन ये टन्स में होगा उनका वजन भी मेजर करना है। अब सोच के देखो, अगर मुझे मान लो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास एक वेट मेजर है और वेट मेजर है 100 और 200 ग्राम के, वो छोटे छोटे जो हमारे वेट मेजर होते हैं छोटे छोटे इतने, और किसी ने बोला कि भाई मुझे मेरा जो हाथी है उस हाथी का वजन मेजर करना है। तो तराजू में एक तरफ हाथी को बिठाओ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाथी को बिठा करके कौन ही उठाएगा। मान लेते हैं हाथी को एक तरफ बिठा और दूसरी तरफ अगर मैं ये 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स रखते जाऊं तो कितने 100 ग्राम्स के छोटे छोटे वेट मेजर्स रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये सब बातें सोच करके ही तो अलग अलग साइज के वेट्स बनाए गए, है ना। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज। एक सुटेबल साइज का होना चाहिए, मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, एंड इजीली अवेलेबल, हर जगह मिल भी जाना चाहिए। यही इट शुड बी, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। Second one, the unit should be easily available and reproducible। मान लो कि अगर कहीं पर वो जो वेट मेजर है या फिर कोई भी यूनिट वो अगर खराब हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स है, एक बार बना के रख दिया पूरी दुनिया ने देख लिया भाई 1 किलो मतलब इतना ही वजन है, ये सब बना के रखा हुआ है एक जगह पर, आई थिंक इन पेरिस। तो वो उतना 1 किलो, और वो 1 किलो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है, तो हर दुनिया में हर देश में उतना ही वजन 1 किलो होगा। इन केस अगर वो खराब हो जाता है तो वो फिर से बनाया जा सके, ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। कोई भी यूनिट जो तुम ले रहे हो दैट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस, जहां भी हमें लगे। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, द यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जैसे कि हमने बोला भाई लेंथ जो है वो किलोमीटर में मेजर करो और मीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर में, तो ये बात हम भी एक्सेप्ट करें, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी एक्सेप्ट करें, यूएस के लोग भी एक्सेप्ट करें, सभी लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड अक्रॉस द ग्लोब, दैट शुड बी द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। या फिर एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने कुछ वजन किया, शुगर 1 क्विंटल, और मैंने बोला कि जो मेरे पास एक शक्कर है और इट्स मास इज 1 क्विंटल, और सामने वाले किसी देश में वो क्विंटल क्या है ये पता ही नहीं है, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। व्हाट डज अ क्विंटल मीन्स, नहीं पता। तो ये बात जो क्विंटल है दैट इज
measure of mass, unit of mass that should be accepted, everyone should accepted, सभी को ये बात पता होनी चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए, that is one of the characteristics of unit, है ना। ऐसा भी नहीं कि भाई कोई अगर हमने यूनिट बना रखा है तो वो यूनिट चेंज हो टाइम के साथ, जैसे कल 1 किलोग्राम वाज 1000 ग्राम्स और आज का 1 किलो ये 800 ग्राम है, कितना कितना मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि भाई कल ही तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम से और आज 800 ग्राम, ऐसा ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिट की एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो टाइम के साथ किसी और के साथ वैरी नहीं होना चाहिए। फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, वो खराब भी नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि भाई मौसम चेंज हो और आपका यूनिट खराब हो जाए, तो ये सब बातें नहीं होना चाहिए। चलो अब अगर हम बात करते हैं किसी यूनिट की, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। क्या होता है देखेंगे हम, है ना। ध्यान दो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम नंबर, जिसे हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड, एंड विद द हेल्प ऑफ सम यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट इन दोनों के मदद से एक्सप्रेस किया जाएगा। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिख रहा हूं मैं Q, है ना। ये इसको फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए Q यूज कर रहा हूं। Q इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं तो एक नंबर होगा N, और यूनिट के लिए वेरिएबल यूज कर रहा हूं U। सो क्वांटिटी विल बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड यूनिट। अभी ध्यान दो, एग्जाम्पल पहले ले रहा हूं। मान लो मैंने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लिया लेंथ, और उस लेंथ को, ये फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और उस लेंथ को लिख रहा हूं 1 मीटर। तो ये 1 ही तो नंबर है और मीटर जो लिखा है वो ये उसका यूनिट है। ऐसे ही इसी 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। भाई ये जो लेंथ है जिसको मैं क्यों बोल रहा हूं क्वांटिटी, वो चाहे 1 मीटर लिखूं चाहे 100 सेंटीमीटर लिखूं, लंबाई तो उतनी ही रहेगी ना, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब इतनी लंबाई। अब इसको चाहे मैं 1 मीटर लिखूं चाहे इसके 100 इक्वल टुकड़े करके 100 सेंटीमीटर लिखूं, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब क्यों चेंज होने वाला नहीं है। ये 1 को मैंने 100 में चेंज किया, मतलब नंबर चेंज हुआ, और मीटर को सेंटीमीटर लिखा है मतलब यूनिट चेंज हुआ है। इस बात में क्वांटिटी कांस्टेंट है, नंबर चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकता है, नंबर और यूनिट चेंज हो सकते हैं, क्वांटिटी रहेगी कांस्टेंट। अब ध्यान दोगे, 1 को लिखा मैंने 100, नंबर 1 से 100 हो गया, बड़ा हो गया, और ये जो मीटर है ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। मीटर इतना बड़ा, सेंटीमीटर इतना सा। तो ध्यान से देखो, यूनिट जो मीटर था वो सेंटीमीटर हो गया, छोटा हो गया, और उसी क्रम में नंबर बड़ा हुआ 1 से 100। मतलब जब नंबर बढ़ा तो यूनिट छोटा हुआ, जब नंबर बढ़ा, ये वाला देखो 1 से 100 हुआ तो मीटर से सेंटीमीटर, यूनिट छोटा हुआ। क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। इस बात को मैं पहले बार जब मैंने लिखा था तो उस नंबर को N1 लिख रहा हूं, N1, और बाद में उसकी पहली वाली यूनिट में U1 था, एक वेरिएबल यूज किया सिर्फ। इक्वल्स टू, अब यही नंबर जब चेंज हो गया, जिसको मैंने 1 लिखा था वो बाद में 100 हो गया, तो उसको N2 लिख सकता हूं, और यूनिट चेंज हुआ मीटर से सेंटीमीटर, तो उसको मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं U2। तो Q को लिखा जा सकता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, वेरिएबल के टर्म्स में लिखा। Q चेंज नहीं होगा, N चेंज हो सकता है, U चेंज हो सकता है, नंबर चेंज होगा, यूनिट चेंज होगा। मतलब ये अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या, नंबर N1 इक्वल्स टू Q अपॉन में
u1। अब अगर मैं ये वाला कांस्टेंट q को हटाऊं तो क्या नंबर ये प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली टू यूनिट u1। मतलब नंबर और यूनिट ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यही तो देखा हमने एग्जांपल में, नंबर अगर बढ़ता है तो यूनिट छोटा होगा, नंबर अगर छोटा हुआ तो यूनिट बढ़ेगा। तो रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, इसमें रिलेशन क्या है, नंबर और यूनिट। यूनिट के लिए यू यूज किया जा रहा है और नंबर के लिए एन। नंबर एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नंबर एंड यूनिट ये दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये बात याद रखी जानी है। नंबर एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं भाई नंबर n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। हमने ये निकाली थी बात, n1 u1 ये n2 u2 के इक्वल होगी, वेयर n1 and n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड u1 and u2 आर u1 and u2 आर देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स, है ना। ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलो कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज दिखे थे मुझे, तो कुछ एमसीक्यूज भी करने की कोशिश करते हैं। डैश इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए डैश इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आंसर आना चाहिए यूनिट। चलो आगे बात करेंगे, थोड़ा समझ के लोगे। जैसे हमने बोला कि भाई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी एंड दैट स्टैंडर्ड इज यूनिट, है ना। तो अब पहले की बात हो रही है। ऐसा देखा गया था कि हर कंट्री अपने अपने तरीके से मेजरमेंट कैरी आउट कर रही है, मेजरमेंट कैरी आउट करके उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने ही यूनिट्स यूज कर रही है। तो नया सिस्टम मतलब ग्लोबलाइजेशन होने के पहले कुछ सिस्टम्स थे, अपने तौर तरीके थे, जिन तरीकों को बोला गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भाई कैटेगराइज किया गया, कुछ कंट्रीज थे जो किसी और तरीके से मेजर कर रहे थे, उनके यूनिट्स अलग थे, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज के यूनिट्स अलग थे और कुछ ग्रुप के अलग थे। ये जो अपने अपने तरीके थे उनके बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन किया गया, देखो भाई जब ये जो अलग अलग तरीके थे, तौर तरीके, कब, पहले जब बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, जब एक देश के साइंटिस्ट विद्वान लोग दूसरे देश के लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, ये तब की बात है ना। उसके पहले हर कंट्रीज अपने अपने तरीके यूज करते थे। ये जो तरीके थे इनको पहले जब क्लासिफाई किया गया तो क्लासिफिकेशन किया गया था 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पर। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों के बेसिस पर, लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों को बेस रखकर अलग अलग सिस्टम बनाए गए। और ये जो सिस्टम थे ये हम धीरे धीरे देखेंगे। लेंथ, मास और टाइम, ये बेसिक 7 फंडामेंटल में से भी 3 फंडामेंटल को चूज किया और उनके बेसिस पर फिर से यूनिट्स को क्लासिफाई किया गया। तो हमें मिले 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो थे एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। ध्यान देना, एफपीएस हमने बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ऐसे कंट्रीज, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर लेंथ ये फुट में मेजर किया जा रहा था, लेंथ, मास ये पाउंड में मेजर किया जा रहा था और टाइम ये सेकंड में, उस ग्रुप को नाम दिया गया एफपीएस सिस्टम। तो एक ग्रुप मिला एफपीएस सिस्टम। ऐसे ही ऐसे कुछ कंट्रीज जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा था, मास ये ग्राम्स में एंड सेकंड ये टाइम ये सेकंड में, तो उसका नाम दे दिया गया सीजीएस सिस्टम।
and a third group was framed where length was measured in meter, mass in kilograms and time in seconds. टाइम का यूनिट ये एफपीएस में, सीजीएस में और एमकेएस में तीनों में सेम है। तो ये जो ग्रुप्स मिले, इन ग्रुप्स का नाम दे दिया गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग तरीके ऑफ मेजरमेंट्स। कौन कौन से? एफपीएस, एमकेएस, एफपीएस, एमकेएस एंड सीजीएस। चलो, जो सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम में देखो भाई, सीजीएस सिस्टम में जो, कहां गया भाई, जो सीजीएस सिस्टम होगा उसके अंदर हमने अभी देखा कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, जो मास है वो ग्राम्स में, और टाइम तो तीनों सिस्टम में सेकंड्स में है। तो ये नया सिस्टम बनाया गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ऐसे ही जो दूसरा सिस्टम था दैट वाज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम जो आपका मास होगा दैट शुड बी इन किलोग्राम, जो लेंथ होगा वो मीटर में, जो मास होगा वो किलोग्राम्स में, एंड टाइम विल बी इन सेकेंड्स। तो ये सिस्टम बन गया एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस सिस्टम। और जो तीसरा सिस्टम फॉर्म हुआ दैट वाज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ था वो मेजर किया जा रहा था फुट में, जो मास है दैट वाज इन पाउंड्स, और जो टाइम है वो सेकंड्स में। तो ये सिस्टम बना फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ऐसे तीन सिस्टम। और उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब बुद्धिजीवी लोग, अलग अलग देश के लोग एक दूसरे से मिलने लगे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जो हर जगह पर एक्सेप्टेबल होगा। बट when the scientists used to meet internationally, they had a problem. कहाँ प्रॉब्लम आ गई भाई? सब अपने अपने देश में अपना अपना सिस्टम यूज कर रहे थे, तो लोगों को समझ नहीं आया भाई आपका सिस्टम, हमें तो पता ही नहीं। हमने बोला 1 कुंटल, उन्हें पता ही नहीं कुंटल। हमने बोला भाई एक हमारा प्लॉट है जो इतना इतना स्क्वायर फीट है, उन्हें पता ही नहीं, या फिर हमें पता नहीं। ये बातें, ये सब जब हम ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था तब इसकी प्रॉब्लम्स आई, और फिर एक नया सिस्टम लाया गया। जो पुराने सिस्टम से ये तीनों सिस्टम सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ये तो अपने अपने देश के थे। जब लोग मिले, ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक दूसरे से जब मिलने लग गए, तब ये सिस्टम सबको अभी अपने अपने पता थे। एक कंट्रीज के सिस्टम, एक कंट्री के यूनिट दूसरे कंट्रीज के लोगों को पता नहीं था। तो उसके बाद लोगों ने सोचा भाई ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक नया सिस्टम बनाएंगे जो ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड सेम चलेगा, और उसका नाम दे दिया गया SI सिस्टम। सो दे फाइनली केम टू अ कंक्लूजन by General Conference on Weights and Measures in 1971। 1971 में उन्होंने एक मीटिंग रखी, कॉन्फ्रेंस लिया, और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम का नाम दिया उन्होंने SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, SI सिस्टम। और अब अक्रॉस द ग्लोब हर जगह पर SI सिस्टम ही यूज किया जाता है। हमारे बुक्स में भी हम SI सिस्टम ही यूज करते हैं। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपके क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड आपको जब भी एक्सप्रेस करना है किसी क्वांटिटी को, तो उसे हमेशा SI सिस्टम में ही इंट्रोड्यूस करवाना है, एक्सप्रेस करना है, ताकि सभी को पता हो। चलो,
कुछ और छोटी छोटी बातें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट, यूनिट्स के पास इनमें से क्या क्या गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बिल्कुल हमने पढ़ा था। इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, वो वैरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट, और वो सभी को पता होना चाहिए, भाई सभी के वहां का 1 किलो जो है वो उतना ही वजन होना चाहिए, है ना, किसी को 1 किलो इतना बड़ा, किसी का 1 किलो इतना ही, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो बदलना टाइम के साथ नहीं चेंज होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, हाथी वाला एग्जांपल लिया था हमने, है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव क्यों ना ले ले ना, आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। चलो भाई, सेकंड वन, अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ, किस लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड किया गया है, क्यों भाई, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, है ना भाई, कन्वीनियंस ज्यादा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए, है ना भाई। A standard unit is necessary for the sake of accuracy, convenience, uniformity and equal justice to all. रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट्स, भाई एसआई यूनिट जब बनाया गया तो उसमें उसी के साथ कुछ रूल्स भी बनाए गए, इन रूल्स को हम बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी देख लेंगे, जैसे कि रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के कुछ सिंबल्स, जैसे कि जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, अगर किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जैसे कि फोर्स एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट है न्यूटन, जो कि सर आइजैक न्यूटन के रिस्पेक्ट में उस क्वांटिटी को एक यूनिट दिया गया है ना, एक्चुअल में वो क्वांटिटी पहले भी थी ही, पर किया क्या गया भाई, यहां ध्यान दो, हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो छोटी क्लासेस में हमने यही पढ़ रखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पर एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये अर्ध सत्य है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑफ कोर्स अगर मास कांस्टेंट रहता है तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम सिर्फ यूनिट्स पे कंसर्न है, तो जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हम यूनिट्स पुट करेंगे एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट में मास होता है किलोग्राम में और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का चेंज हुआ तो वो मीटर मिलेगा, अपॉन में मीटर पर सेकंड मिलेगा, अपॉन में सेकंड, तो सेकंड 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 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का यूनिट केजी, तो ध्यान से देखो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये होना चाहिए फोर्स का यूनिट, लेकिन ऐसा सिस्टम जब बनाया गया तो ऐसा बोल दिया गया कि भाई इतना बड़ा यूनिट बोलने से अच्छा इसको एक साथ बोल दो न्यूटन, तो ऐसा एक यूनिट लाया गया जहां पर 1 न्यूटन, ये जो क्वांटिटी है ये 1 न्यूटन के इक्वल हो गई, 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये इस यूनिट को नाम दिया गया न्यूटन, और फिर कुछ रूल्स सेट किए गए, जैसे कि अगर किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है तो उस केस में जब उसको पूरा लिखा जाएगा, पूरा जब लिखोगे तो उसका जो इनिशियल लेटर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, ये लिखना गलत होगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई हम सिंबल यूज कर रहे हैं न्यूटन, जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन का अगर सिंबल यहां तो पूरा लिखा है, अगर पूरा लिखोगे तो पहला अल्फाबेट छोटा, लेकिन अगर सिंबल यूज कर रहे हैं तो सिंबल ये स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये गलत है, न्यूटन लिखना पूरा लिखा है गलत, अगर पूरा लिखते हो तो स्मॉल लेटर में होना चाहिए पहला अल्फाबेट, और अगर तुम सिर्फ उस यूनिट का सिंबल यूज करते हो तो न्यूटन के लिए स्मॉल एन लिखना गलत होगा, आपको कैपिटल एन लिखना है, कैपिटल एन फॉर यूनिट। वैट के लिए स्मॉल डब्ल्यू लिखना गलत होगा, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। ऐसे ही एम्पियर के लिए
कैपिटल ए लिखा जाएगा। जब पूरा लिखा जाएगा एम्पियर तो एम्पियर का ए छोटा, जब वो पूरा लिखा जाएगा वैट तो वैट का डब्ल्यू छोटा, लेकिन जब सिंबल यूज किया जाएगा तो उनके कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। ये कुछ यूनिट्स, ये कुछ रूल्स हैं। कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि अगर हम कभी यूनिट्स को यूज कर रहे हैं तो उन यूनिट्स के बीच में पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया जाएगा। जैसे 100 किलोग्राम्स को 100 के डॉट जी डॉट ये लिखना गलत होगा, है ना। 100 किलोग्राम को ऐसे ही लिखोगे 100 के जी, 100 के डॉट जी डॉट ये लिखना गलत होगा। दूसरी बात, कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाएगा। सिंबल्स फॉर यूनिट शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि फोर्स है एंड फोर्स इज 100 न्यूटन, अगर तुम बोल दो कि भाई ये 100 है, एक से ज्यादा है, मैग्नीट्यूड 100 है, तो इसको न्यूटन नहीं न्यूटन्स बोलो तो ये गलत होगा। 100 भाई मैग्नीट्यूड बड़ा है, यूनिट न्यूटन है, प्लूरल्स यूज करना गलत होगा। 100 न्यूटन्स को 100 न्यूटन लिखोगे, लेकिन 100 न्यूटन्स लिखना गलत होगा। 50 मीटर को 50 मीटर लिखोगे, 50 मीटर्स लिखना गलत होगा। ऐसे ही कुछ बेसिक और एमसीक्यूज, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग एसआई यूनिट, इनमें से कौन सा लिखने का सही तरीका है। भाई न्यूटन, जब ये वाला देख लो, यहां पर गलती क्या है, ये पहला पूरा लिखा है न्यूटन, तो पहला वाला लेटर ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, ये तो आंसर होगा नहीं। ये हो सकता है ये वाला 100 kg पंक्चुएशन मार्क यूज किया है, ये तो होगा नहीं। और मेरा चौथा ऑप्शन चला गया है, ये आंसर दिख रहा है, देखो न्यूटन। चौथा ऑप्शन 50 मीटर्स एस की यूज किया है, देखो ये प्लूरल फॉर्म ले रहा है, ये तो गलत होगा। हमारा आंसर होना चाहिए न्यूटन, बी। फुल नेम्स ऑफ यूनिट्स इवन इफ दे आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड नॉट बी रिटन विथ इनिशियल कैपिटल लेटर, है ना। न्यूटन सही है, लेकिन कैपिटल एन से न्यूटन लिखना ये गलत होगा। कुछ और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूल फॉर यूजिंग द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का अगर हमें लिखना है तो इनमें से कौन सा रूल सही है। सिंबल फॉर यूनिट्स शुड टेक प्लूरल फॉर्म, सिंबल्स प्लूरल फॉर्म ले सकते हैं नहीं, तो पहला आंसर तो नहीं आएगा। सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, बिल्कुल दूसरा आंसर बी आंसर होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज, ये तो गलत है, पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होगा। एंड स्मॉल लेटर इज यूज्ड व्हेन सिंबल फॉर यूनिट इज एक्सप्रेस्ड, सिंबल अगर एक्सप्रेस करें तो स्मॉल लेटर यूज करना नहीं है। ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा आंसर यही होगा ना। आंसर क्या होना चाहिए, बी। सिंबल फॉर यूनिट शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। चलो कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे सिंस हमने अभी तक कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की, और जो तीन पहले सिस्टम ऑफ यूनिट थे सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, और लास्ट में एसआई, तो कुछ बातें सिंस आपको अगले 2 साल फिजिक्स पढ़ना है तो इसके अंदर कुछ बातें बार बार रिपीट होंगी। तो ये छोटा सा जो हमने पहले फिजिक्स पढ़ा है क्लास 10 तक, उसमें से कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स हैं, उनके जो कन्वर्जेंस है वो आपको याद होना चाहिए। तो मैं 1-2 क्वांटिटीज को निकालने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो हमने बोला कि हमारे पास एक क्वांटिटी है फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन। अब न्यूटन लिखा है मतलब को एसआई यूनिट है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहां तो हमें दिख रहा है 1 न्यूटन, मतलब ये ऐसा सिस्टम है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दोगे।
हमने बोला फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन। जो 1 न्यूटन होता है, ये न्यूटन, ये हमें पता है कि 1 न्यूटन इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। भाई ये जो न्यूटन है वो इसी को तो बोला गया है एक साथ। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये 1 ऐसे ही रख रहा हूं। जो किलोग्राम्स है, किलोग्राम्स को ग्राम्स में लिख सकता हूं। मुझे पता है कि जो 1 kg है वो 1000 ग्राम्स होता है। इसी को मैं 10⁻³ ग्राम्स भी तो लिख सकता हूं। तो ये लिख दिया हमने केजी को 10⁻³ ग्राम्स। ऐसे ही मीटर, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में। मीटर ये लेंथ का यूनिट है ना, लेंथ का यूनिट है मीटर। मीटर ये एमकेएस सिस्टम मींस एसआई सिस्टम में यूनिट है लेंथ का। उसको कन्वर्ट करना है हमको सीजीएस में, तो मीटर होना चाहिए सेंटीमीटर में। 1 मीटर ये कुछ भी नहीं तो 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर को कन्वर्ट कर देंगे 10⁻² सेंटीमीटर, और सीजीएस में सेकंड तो वैसे ही रहेगा, तो ये सेकंड का स्क्वायर वैसे ही। इसको खेल लो, 1 × 10⁻³ × 10⁻²। अगर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। 10⁻, भाई ये 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। 10⁻³ बेस सेम है, 10⁻³ 10⁻², 3 + 2 यहां मिल जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये मिलेगा हमको 10⁵। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको बोला जाएगा डायल। एक साथ जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक साथ न्यूटन, वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक साथ बोला जाएगा डायल। और 1 न्यूटन की वैल्यू मिलेगी हमें, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये आपको याद रखना है। 1 न्यूटन एसआई सिस्टम में न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में डाइन। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। इसी क्रम में अगर मैं बोल दूं 1 डाइन की वैल्यू बताओ, 1 डाइन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, तो ये 10⁵ इसको डिवाइड करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो 1 डाइन इज 10⁻⁻5 न्यूटन, ये भी याद होना चाहिए। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन एंड 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन, ये याद रखोगे। चलो, एक क्वांटिटी और होती है हमारे पास, दैट इज एनर्जी का यूनिट, जिसे हम जूल बोलते हैं। हमने बोला भाई हमारे पास कोई एनर्जी होगी, उसको कन्वर्ट करो। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू CGS सिस्टम। अब ये जो 1 जूल है ये तो ऐसा ही सिस्टम है, हमको इसको कन्वर्ट करना है CGS में। तो पहले तो हमें ये देखना कि भाई 1 जूल होता कितना है ना। ये जो 1 जूल की बात हम कर रहे हैं, दैट 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को एक साथ बोला जाता है जूल। अभी ध्यान दोगे, 1 जो न्यूटन है वो तो कुछ भी नहीं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, और ये वाला मीटर वैसे के वैसे। अब कन्वर्ट कर दो, 1 किलोग्राम को मैं एक साथ लिख सकता हूं 10⁻³ ग्राम्स, मीटर को लिख सकता हूं 10⁻² सेंटीमीटर। हमने अभी लिखा था, इस मीटर को लिखा जा सकता है 10⁻³ सेंटीमीटर। टू सेंटीमीटर अपॉन में ये वाला जो सेकंड है उसको तो कन्वर्ट करना नहीं है, क्योंकि सीजीएस में हो या फिर एमकेएस में या फिर एसआई में सेकंड, टाइम का यूनिट तो सब में सेकंड ही है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻², 10⁻²। बेस सेम है तो पावर 3 + 2 + 2 7, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये 1 जूल की वैल्यू होगी। अभी ध्यान दोगे,
हमने निकाला जो 1 जूल है दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये जो पूरी क्वांटिटी है इतना, इसको एक साथ बोला गया ऑर्ग। तो 1 जूल जो होगा वो 10 टू द पावर 7 ऑर्ग के इक्वल होगा। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ऑर्ग, है ना। बाकी एनर्जी का यूनिट हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है कि एक यूनिट और होता है कैलोरीज, जहां पर जो 1 कैलोरी होता है वो लगभग 4.18 जूल के इक्वल होता है भाई। कैलोरी ये जूल से बड़ा यूनिट है, इसी को हम 1 कैलोरी इक्वल्स टू लगभग 4.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.2 जूल के इक्वल लेते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए। एक 1 न्यूटन ये 10 टू द पावर 5 डाइन्स के इक्वल होगा। दूसरा 1 जूल ये सीजीएस में 10 टू द पावर 7 ऑर्ग के इक्वल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट देखो, हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था हमने क्लास 10th में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता है वो Gm1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, है ना। ये जो कैपिटल G था वही तो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता था। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ G का ऐसा यूनिट और G का सीजीएस यूनिट, इनका रेशियो कितना। अभी ध्यान दो, इनका रेशियो निकालना है। हमने बोला एक काम करेंगे अपन इनके ना इसकी वैल्यू लिख लेंगे। G की वैल्यू जो हमने पढ़ रखा है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये तो G की वैल्यू है। और इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट, भाई इन दोनों के यूनिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, देन इसका डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, अपॉन में ये वाला मास केजी इंटू केजी, तो केजी का स्क्वायर उसको मैं लिख रहा हूं केजी इंटू केजी। ये तो हो गया ये पूरा टर्म, ये तो एसआई सिस्टम में लिखा हमने। अब इसी को कन्वर्ट कर देंगे सीजीएस में। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये जो न्यूटन है, इस न्यूटन को हमने अभी लिखा था, ये वाला किस में होना चाहिए, सीजीएस में, डाइन्स में। डाइन्स मीटर किस में होगा, सेंटीमीटर में। ये वाला मीटर सेंटीमीटर में, अपॉन में ये होना चाहिए ग्राम्स इंटू ग्राम्स। बहुत बेसिक से जा रहे हैं हम, ये हो जाएगा सीजीएस में। अब ध्यान से देखो भाई, ये वाली वैल्यू इनका रेशियो तो ले रहे हैं, तो ये और ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे। ये 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन हमने अभी पढ़ा था 10 टू द पावर 5 डाइन्स होता है। 10 टू द पावर 5 डाइन्स इंटू मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ये वाला मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, अपॉन में ये वाला केजी। इसके नीचे ये केजी को मैं 10 टू द पावर 3 ग्राम से लिख सकता हूं, और फिर से केजी को, दूसरे वाले केजी को 10 टू द पावर 3 ग्राम से तो लिख सकता हूं, अपॉन में नीचे यही बचा है डाइन सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अपॉन में ग्राम्स इंटू ग्राम्स। भाई ये डाइन कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर 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 कैंसिल, ग्राम ग्राम्स 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 कैंसिल। इसको यहां लिख रहा हूं 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 5 प्लस 4 9। इसके डिनोमिनेटर में यहां तो पूरा का पूरा 1 बचा है। इसके डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 3 और 3 10 टू द पावर 6 बचा है। 10 टू द पावर 6, इसमें से 10 टू द पावर 6 को कैंसिल करेगा, बचेगा 10 टू द पावर 3। तो फाइनल रेशियो कितना मिला,
10 टू द पावर पॉजिटिव 3, ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही कुछ और कन्वर्ट कर लेंगे। चलो, हमें कन्वर्ट करना है डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में इतनी दे रखी है भाई, देखो ग्राम जीएम लिखा है, और ये सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम, और उसकी एसआई सिस्टम में वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, ये लिखा है 13.6 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर वो बेसिक बच्चा जो जिसे ये इसमें भी प्रॉब्लम आती है वो भी इसको समझ के ले। हम धीरे धीरे ये सब इतने बच्चों जैसे तो नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे ये सब हटा देंगे, फिलहाल के लिए बेसिक तो अपना पक्का करना ही है। तो इसको अब ये हो गया हमारा सीजीएस में, इसी को कन्वर्ट करेंगे हम एसआई सिस्टम में। 13.6 यहां देखो ग्राम्स, अब ग्राम को कन्वर्ट करना है हमको किलोग्राम्स में, है ना भाई, ये ग्राम है। हमको ये पता है कि 10 टू द पावर 3 ग्राम्स का 1 किलोग्राम होगा, तो इस हिसाब से 1 ग्राम जो होगा वो 1/10 टू द पावर 3, ये तो इसको डिवाइड कर देगा, तो 1/10 टू द पावर 3 किलोग्राम्स, मतलब 1 ग्राम जो होगा वो 10 टू द पावर, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 केजी होगा ना। तो यहां पर ग्राम को मैं लिख रहा हूं 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। ग्राम्स को कन्वर्ट कर लिया हमने एसआई सिस्टम में। अब ये सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर दो भाई, हमको पता है कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर ये 1 मीटर के इक्वल होता है, तो इस हिसाब से 1 सेंटीमीटर जो होगा, 1 सेंटीमीटर ये 10 टू द पावर -2 मीटर के इक्वल होगा ना। तो इस सेंटीमीटर को लिख सकता हूं मैं 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू दूसरा वाला सेंटीमीटर और तीसरा वाला सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर टू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब खेल लो इसके साथ, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। 13.6 इंटू 10 टू द पावर -3, न्यूमरेटर में किलोग्राम्स, अपॉन में ये वाला 10 टू द पावर -6 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। इसको ऊपर लेकर के जा रहा हूं, 13.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -6 को न्यूमरेटर में लेकर के गया तो 10 टू द पावर +6 हो जाएगा, केजी पर मीटर का क्यूब। और ध्यान से देखो 10 टू द पावर 6 -3 हो जाएगा ये, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, -3 + 6 3, 6 -3 हो जाएगा, तो मिलेगा कितना हमको 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर का क्यूब। अभी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 होता है क्या, 1000 इंटू 13.6 क्या 13,600 होगा, 13,600 केजी पर मीटर का क्यूब। ये मिल गया तुमको एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 13,600 केजी पर मीटर क्यूब के इक्वल होगा। सो माय डियर दोस्तों, आज के लिए हम यही रुकेंगे, अगले लेक्चर में हमारा चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन करते रहो, बुक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, अभी तो बेसिक्स है, धीरे 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 जब हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो पढ़ने में थोड़ा और मजा आएगा। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।